खबर तफसील से। मध्य प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत के काबीनी वुज़रा को आज गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। कमलनाथ ने अपनी टीम में 28 वुज़रा को शामिल किया है। सेंट्रल भोपाल से एमएलए आरिफ अकील अकेले मुस्लिम रुकन असेंबली हैं जिन्हें वजीर का हलफ दिलाया गया है। इसके अलावा कमलनाथ की टीम में पीसी शर्मा, तरुण भरवत, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, जेतू पटवारी वगैरह ने कमलनाथ की टीम में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। मैं आरिफ अकील ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूंगा। मैं आरिफ अकील ईश्वर की शपथ देता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयपूर्व निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज असम के डिब्रूगढ़ में सबसे लंबे रेल रोड पुल का इफ्तिताह किया। पुल की तामीर पर 5,920 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस पुल की लंबाई तकरीबन 5 किलोमीटर है। 1997 में एचडी देवेगौड़ा ने पुल की बुनियाद रखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पुल की तामीर की शुरुआत की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने पुल को अवाम के नाम मानवन किया। नोएडा में नमाज जुमा की अदायगी के मामले पर तनाज़ा जारी है। मामले की हसासियत को देखते हुए एसएसपी जयपाल शर्मा सामने आए हैं। वाज़ेह है कि कुछ लोगों ने जिला इंतजामिया से सेक्टर 58 के एक पार्क में नमाज जुमा की अदायगी के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन जिला इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद कुछ मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए नोएडा सेक्टर 58 के पार्क में पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद बहस व मुबाहिसा भी हुआ। एसएसपी जयपाल शर्मा ने लोगों से अमन व सुकून बरकरार रखने की अपील की। पुलिस ने नोएडा में अथॉरिटी के पार्कों में नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। थाना क्षेत्र में 58 सेक्टर में जो अथॉरिटी का पार्क है, जिसके संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहां पर धार्मिक प्रेयर्स के लिए परमिशन मांगी गई थी, जिसकी परमिशन सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अभी तक नहीं दी गई थी। उसके बावजूद काफ़ी भारी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठे हुए, जिसके बारे में उनको अवगत करवाया गया कि किसी प्रकार की परमिशन अभी तक नहीं हुई है और यही सूचना संबंधित कंपनियों को दी गई थी। यह सूचना किसी धर्म विशेष के लिए ना होकर के सभी व्यक्तियों के लिए है और आप सभी से उम्मीद की जाती है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस का सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग। हिंदुस्तान एक जो है धार्मिक एतबार से तमाम मज़ाहिब के लोगों को फ्रीडम और आज़ादी देता है अपने इबादत करने की। जहाँ तक एसएसपी का मामला है, जो उन्होंने नोएडा के लोगों को नोटिफिकेशन दिया है कि सार्वजनिक जो जगहें हैं वहाँ पे नमाज या कोई भी धार्मिक चीज़ नहीं करना चाहिए, तो हमारा अपना मानना ये है कि अगर किसी भी कंपनी में किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हैं तो उनको उनकी टाइमिंग के एतबार से उनको रिलीजियस फ्रीडम हासिल होना चाहिए कि वो अपनी जो धार्मिक चीज़ें हैं उसको अदा करें। लेकिन कुछ लोग धार्मिक चीज़ों को, कुछ लोग नमाज को लेकर जो लोग पढ़ते हैं, अभी देखे आपने गुड़गांव में या और जो तमाम जगहों पे देखिए कि एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों को जब संविधान इसकी परमिशन देता है, जब कानून इसकी परमिशन देता है, तो लोगों को इसमें किसी भी तरीके का सांप्रदायिक माहौल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान के आईन के एतबार से जो मजहबी आज़ादी का है उसको फॉलो करना चाहिए और तमाम लोगों को आपसी सौहार्द को मेंटेन करने के लिए इस तरह की कोई बात नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी एक खास मजहब को लोग टारगेट करें। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी की हुकूमत आई है वहां बदअमनी फैली हुई है। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने एक ऐसा वातावरण पैदा किया है उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर पे वो अशांति का। और मैं आज के दिन भी कहना चाहूँगा कि नया साल आने वाला है और जब तक शांति नहीं होगी तो उन्नति नहीं होगी, जब तक उन्नति नहीं होगी तो लोगों को राहत नहीं मिलेगी। और जब से योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री मिले हैं,
उन्होंने केवल अशांति को अपनाया है, शांति को कभी अपनाया ही नहीं। इसीलिए ये सब बातें हो रही हैं और इस वातावरण में वो अशांति बढ़ती जाएगी। दिल्ली एनसीआर की हवा अगले 2 दिनों तक जहरीली रह सकती है। सीपीसीबी ने भी एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को हिदायत जारी की है, जिसके तहत दिल्ली में बुध तक फैक्ट्रियां बंद रखने के साथ साथ तामीरी काम पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली के साथ साथ फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा में भी तामीरी काम पर रोक लगाने का हुक्म दिया गया है। सीएसई के रिसर्च स्कॉलर विवेक चट्टोपाध्याय ने बताया कि नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 464 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में 448 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एनसीआर की हवा अगले 2 दिनों तक जहरीली रह सकती है। इस पर हमारे नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया है। आबो हवा दिन ब दिन खराब होती नजर आ रही है और अगले 2 दिन तक कुछ ऐसे ही हालात रहने वाले हैं, यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो रही है। क्या कुछ कारण है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीएसआई से विवेक चट्टोपाध्याय जी। विवेक जी, जिस तरीके से अगले 2 दिन से जो दिल्ली की हवा है जहरीली हो रही है और ये भी बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन इसी तरीके के आसार रह सकते हैं, तो आखिरकार कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि वायु प्रदूषण जो जमा है शहर के ऊपर वो फैल नहीं पा रहा है। हवा की रफ्तार कल जो थी वो 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो कि काफ़ी कम होती है। उम्मीद यह है कि जो फोरकास्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में, तो वो कह रहे हैं कि वेरी पुअर ये बाद में इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हवा की रफ्तार फिर से इम्प्रूव होगी। परंतु ये सवाल नहीं है कि हम मौसम के प्रति क्यों डिपेंडेंट रहते हैं। ये ठंड जो है ये भारत के लिए यूनिक नहीं है। देखिए, इसमें मेजर प्रिवेंशन जो है, जिनको डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि आप एक्सपोजर ना लें एयर पॉल्यूशन का, एक्सर्शन ना करें, तो मॉर्निंग आवर्स डेफिनेटली अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो उस लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि प्रदूषण स्तर बहुत ज़्यादा होता है। दिन के समय 3 से 4 बजे के दौरान थोड़ा प्रदूषण लेवल कम होता है, उस समय डेफिनेटली आप जिनको हेल्थ की काफ़ी दिक्कतें हैं वो इसको कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक भारत की राजधानी अगर वो नाकाम होती है प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर ये हमारे शासन का गढ़ है और यहाँ हम नाकाम हो रहे हैं, और खास करके ये बाहर के जो पर्यटक आते हैं यहाँ, वो क्या छवि हम दे रहे हैं? तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विवेक चट्टोपाध्याय सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की तरफ से, जिनका कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में जो वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो सिविक एजेंसी है, उनकी चूक तो यहाँ पर है ही। इसके साथ ही लोगों को भी आगे आना चाहिए ताकि जो प्रदूषण का स्तर है उसको कम किया जा सके। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि देश की राजधानी होने के बावजूद भी वायु प्रदूषण का स्तर बेहद ज्यादा दिल्ली में बढ़ रहा है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा पर्यटन पर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की काबीना में आज तौसीक की गई। मोहम्मद अकबर समेत भूपेश बघेल के 9 वुज़रा ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने रायपुर में भूपेश बघेल हुकूमत के वुज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। सीनियर कांग्रेस लीडरान और अफसरान की मौजूदगी में वुज़रा ने पुलिस परेड मैदान में मुनक्किद बावकार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। इस मौके पर वज़ीर आला भूपेश बघेल भी मौजूद थे। बधाई उमेश जी, आपको सबसे पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए क्या कहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। क्या कुछ अब बड़ी चुनौती आपको मिली है? आप कल तक विधायक थे, आज मंत्री के रूप में आप आए हैं, क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। क्या प्राथमिकता होगी, कैसे इसका निर्वहन किया जाएगा? जी देखिए, अभी पोर्टफोलियो डिसाइड होगा, उसके बाद उस विभाग की पूरी जिम्मेदारी जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। पहले तो मैं हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारे आज सारे मंत्रीगण बने 9, इनके लिए मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक सवाल ये है कि रायपुर को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, आप लोगों ने 4 में से 3 सीटें जीती, आप भी उसमें से 1 सीट जीते हैं, रायपुर को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। देखिए, जो भी पार्टी देगी, जो जवाबदारी देगी, जिसको भी देगी, हम लोग उसमें खुश है। कोई नाराजगी, कोई तकलीफ? किसी प्रकार की नाराजगी नहीं, हम लोग इससे डबल खुश है कि हमारी सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के और हमारे मंत्रीगण बने। को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिली है, जनता ने बड़ी संख्या पे विश्वास जताया, 68 लोग आप लोग सदन तक पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली? चुनौतियां हैं इस प्रदेश की,
और उस चुनौतियों का सामना हम लोग करेंगे। जन घोषणा पत्र में जो भी वायदे हम लोग किए हैं उसका पूरा कार्रवाई उसमें करेंगे। ये हम लोग के लिए बड़ी चुनौती है और निश्चित रूप से हम जनता के विश्वास में खरे उतरेंगे। हमारे नेताओं ने, आदरणीय राहुल जी ने, पुनिया जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस विश्वास में पूरी तरह से खरे उतरूंगा और इस प्रदेश के विकास में और जो मेरे संज्ञान में जो लाया जाएगा उसमें सबसे बेस्ट करके मैं दूंगा। क्या प्राथमिकता होगी? बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश की जनता ने हम लोगों को सौंपी है। हम किसान के और हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के, युवाओं के सम्मान के लिए जो भी हो सकेगा हम लोग पूरी तरह से संकल्पित होकर करेंगे और कहीं कोई कमी नहीं आएगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हैं और रहेंगे। झारखंड के बोकारो में भयानक सड़क हादसा पेश आया। बस की जद में आने से 3 बाइक सवार नौजवानों की मौत हो गई है। यह हादसा पिंडराजोरा इलाके में पेश आया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई है।